हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में 9 महीने के आसपास का वक्त बाकी है और उससे पहले ही बंगाल में शुरू हो गया है सियासी बवाल। दरअसल बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है और ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को कोलकाता के एक पंडाल में दुर्गा पूजा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इस पंडाल में वर्चुअली शामिल होंगे दुर्गा पूजा में, लेकिन इन सबसे पहले बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। पार्टी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में हालात चीन जैसे बन गए हैं। बीजेपी की सांसद हैं लॉकेट चटर्जी। उनका कहना है कि जैसे तानाशाही चीन में चल रही है, बिल्कुल उसी अंदाज में तानाशाह राज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है। ममता सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर केमिकल बरसा रही है और इस कारण सैकड़ों कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ गई है बीजेपी के। इन सब विवादों के साथ बेलियाघाट में एक क्लब में बम विस्फोट ने भी बीजेपी को एक और मौका दे दिया है राज्य सरकार के खिलाफ। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी ममता के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ये तस्वीरें तो याद होंगी। ममता बनर्जी के विरोध में प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए पुलिस का ये तरीका तब भी विवादों में आया और आज भी है। अब बेलियाघाट में बम धमाके की घटना ने सबका ध्यान पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ला दिया है। पश्चिम बंगाल में गवर्नर ने पहले चिट्ठी और फिर ट्वीट करके सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की तो राजनीति शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, मैं गैर कानूनी बम बनाने, अपराधियों द्वारा हिंसा के मुद्दे उठाता रहा हूं। इसी इंतजार में मनीष शुक्ला की हत्या हो गई और अब कोलकाता के बेलियाघाट के क्लब में बम विस्फोट की घटना सामने आई है। धनखड़ ने आगे लिखा, हाल की घटनाएं राज्य में लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तमाशे को दर्शाती है। सरकार को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक माना जाता है, लेकिन वो खुद सिद्धांतों का उल्लंघन कर नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है। धनखड़ ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात भी कही। इसी सिलसिले में बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा भी खटखटा दिया। We met the NHRC. We apprised them of the behavior of the police force at that time. We apprised them of the excesses. We apprised them also of the suspicious nature of the type of water which was used in the water cannons, what it may contain. We asked for a thorough inquiry. We have asked that a delegation of the NHRC be sent immediately to West Bengal. पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ राज्य के गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तनातनी चल रही है और इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री को एक बार फिर 4 पन्ने का पत्र भी भेज दिया। तो उधर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर ममता राज की शिकायत की है। उन्होंने एक बार फिर 8 अक्टूबर को वाटर कैनन में केमिकल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। मंत्री अमित शाह जी के আমি একটা চিঠি দিয়েছি। আপনারা জানেন যে 8ই অক্টোবর নবান্ন অভিযানে যেভাবে বিজেপি কর্মীদের উপর কেমিক্যাল অ্যাটাক করা হয়েছিল, জলকামানের মধ্যে শুধু জল ছিল না, তারা কেমিক্যাল মিশিয়ে অ্যাটাক হয়েছিল এবং বহু মানুষ আমাদের কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, হসপিটালাইজড আছে। बीजेपी सांसद ने मामले में गृह मंत्री से मांग की है कि ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल बीजेपी की सांसद हैं लॉकेट चटर्जी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कई बड़ी बातें कही गई हैं। एक आरोप तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन लॉकेट चटर्जी का कहना है कि जिस तरीके से चीन में तानाशाही होती है वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। ये पूरी चिट्ठी लॉकेट चटर्जी की गृह मंत्री के नाम, देखिए जरा। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपक्षी पार्टियों के लिए पश्चिम बंगाल एक हिंसक राज्य होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का साल नजदीक आ रहा है,
राज्य सरकार और प्रशासन विपक्षी दल और खासतौर से बीजेपी को रोकने के लिए हिंसक होते जा रहे हैं। हमें किसी भी तरह के लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोका जा रहा है, लेकिन ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम पुलिस के राजनीतिक और हिंसक इस्तेमाल के गवाह पहले से रहे हैं। हमारे और देश के लिए नया ये है कि हमें हटाने के लिए वाटर कैनन में केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस केमिकल का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा सके, लेकिन इससे वो बीमार हो गए और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कई कार्यकर्ता तो इतने बीमार हो गए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष राजू बनर्जी भी शामिल हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार देखा गया जहां हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए किया गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा चीन अपने राजनीतिक विरोधियों को हटाने के लिए करता है और केमिकल हथियारों के जरिए उन्हें रोकता है जो सरकार के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए, सांसद हैं लॉकेट चटर्जी और उनकी तरफ से जो चिट्ठी गृह मंत्री को लिखी गई है, इसके बाद यकीन मानिए आप कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच अब आर पार की स्थिति और तेज होगी। इसी पर बात करने के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये चिट्ठी मेरे पास है जो लॉकेट चटर्जी जी ने लिखी है गृह मंत्री को। इसमें तो वो बंगाल की तुलना चीन से कर रही हैं और इस चिट्ठी में आरोप ये भी कि बाकायदा केमिकल वेपन्स जिस तरीके से चीन अपने यहां प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल करता है, क्या वैसे ही ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हैं क्या? देखिए, इससे भी खतरनाक सीन है। अभी पिछले दिनों हमारे एक कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या की गई। मनीष शुक्ला के पास आर्म्स लाइसेंस था। पहले उसका लाइसेंस जब्त किया, उसका आर्म्स जब्त किया और उसके बाद फिर उसकी एक शूटर से हत्या करवाई गई है। तो टीएमसी अब इस स्तर तक चली गई है कि कार्यकर्ताओं की शूटर से हत्या करवा रही है। अभी तक ये था कि बम फेंक देते थे, किसी कहीं दूर से गोली चला दी, फांसी पर लटका दिया और उसको आत्महत्या करार दे दिया। ये सब चलता रहा, पर अब तो मतलब हायर कर रहे हैं शूटर। मैंने सुना बांग्लादेश से कोई शूटर को बुलाया। अब बांग्लादेश से टीएमसी के लोगों के तो काफ़ी अच्छे संबंध है, क्योंकि घुसपैठियों के काफ़ी समर्थक हैं वो, और उनके साथ तस्करी में हिस्सा लेते हैं टीएमसी के लोग। गो तस्करी और तमाम प्रकार की जो तस्करी होती है उससे टीएमसी के लोग जुड़े हुए हैं। अब हत्यारे भी अगर बांग्लादेश से आके हमारी हत्या करेंगे तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कितने विपरीत परिस्थिति में वहाँ साहस के साथ काम कर रहा है। सर, आप आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, जो राज्य सरकार है बंगाल के अंदर वो बाकायदा शूटर्स को बुला रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से, और सिस्टम को भी कहीं ना कहीं जो बंगाल पुलिस है उसे भी कहीं ना कहीं अपने लठैत के तौर पर ममता बनर्जी सरकार इस्तेमाल करती है। इस तरीके के भी आरोप आप लोग लगाते रहे, उसके बारे में भी जरा खुलकर बताइए। देखिए, पहले राजनीति का अपराधीकरण था, अब चिंता की बात है कि नौकरशाही का भी अपराधीकरण हो गया। नौकरशाही और स्मगलर दोनों मिलकर स्मगलिंग कर रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, और ये हमारा सीधा आरोप है और इसके प्रमाण है। यदि सीबीआई जांच करेगी तो इन सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हम आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक आरोप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गंभीरता वाला आरोप है और हम इसीलिए कोर्ट में भी गए कि इसकी सीबीआई से जाँच हो। तो जो भी हमारे आरोप है वो बहुत गंभीरता के साथ हैं। ये पॉलिटिकल आरोप नहीं लगा रहे हैं हम, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि वहां पर नौकरशाही का भी अपराधीकरण हो गया है, जो कि सीमावर्ती जिले के अंदर जितनी स्मगलिंग हो रही है, चाहे वो बच्चों की स्मगलिंग हो, चाहे महिलाओं की स्मगलिंग हो, चाहे गाय की तस्करी हो, चाहे फेक करेंसी आ रही है हमारे देश के अंदर। आरबीआई की आप रिपोर्ट देख लीजिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर है कि पहले कभी फेक करेंसी नेपाल से आती थी, अब सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आ रही है। इन सब में शामिल है नौकरशाही और टीएमसी के लोग, और ये बहुत गंभीरता से मैं आरोप लगा रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं सर कि आप बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि आपके पास इन तमाम आरोपों के सबूत हैं। जिस तरीके से आप सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पहले सिर्फ राजनीति का अपराधीकरण होता था, अब बंगाल के अंदर नौकरशाही का अपराधीकरण हो रहा है। दूसरा बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो बांग्लादेश से शूटर्स मंगवा रही है अपने विरोधियों को मारने के लिए चुन चुन के। तो क्या मैं अपने रिपोर्टर को आपके पास भेजूं, आप वो सबूत साझा करेंगे हमारे साथ ताकि देश के सामने वो सबूत आ सकें? सर देखिए, सबूत इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीबीआई की जांच होगी तो सबूत मिल जाएंगे। आने वाले चुनाव में कितनी अराजकता फैलने वाली इसका प्रमाण एक और बताता हूं।
परसों टीएमसी के क्लब में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, हालांकि कोई जनहानि नहीं है इसमें, पर उसकी छत उड़ गई, उसके दरवाजे खिड़की कम से कम आधा किलोमीटर तक उसके पत्थर उड़े, इतना विस्फोट था। तो ये जो बम बनाकर टीएमसी के कार्यालय में रखना, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव कैसे होंगे। तो ये सब इसके प्रमाण है। मतलब टीएमसी के लोग टीएमसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए हत्या कर रहे हैं कि वहां पर तूफान का पैसा जो बटा है उसकी बंदरबाट में प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए अनाज भेजा है निःशुल्क, अभी पिछले दिनों कोविड के समय, वो अनाज बट ही नहीं रहा है, वो सिर्फ टीएमसी के लोग खा रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन तो जिसे आप कहते हैं सर कि टीएमसी के लोग अगर आपस कोई में मर जाता है, बची हुई है, बंदरबाट बची हुई है, इसलिए एक दूसरे पर मारकाट मचा रहे हैं, उससे तो टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि देखिए ये राजनीतिक हिंसा है, किस तरीके से बीजेपी जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाती है, वो तो आप लोगों को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। फिर मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि भाई हम तो विपक्ष में, आप जानते हैं कि विपक्ष के साथ तो कोई ऐसे लोग रहते नहीं हैं जो दमखम वाले हों, जो थोड़ा बहुत भी 19-20 काम करते हो, कभी विपक्ष के साथ नहीं रह सकते, हमेशा सत्ताधारी दल के साथ ही रहते हैं। और सत्ताधारी दल में ही आपस में बंदरबाट है। ये तो मतलब इसके प्रमाण है लोगों के पास कि टीएमसी के लोगों ने टीएमसी के लोगों को मारा, बम फेंका, हाथ पैर काट दिए, गोली चलाई, ऐसे बहुत सारे हैं। अब उसमें कई बार वो टीएमसी के लोग टीएमसी को मारते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को, सीधे साधे लोगों को 302 में बंद कर देते हैं। ऐसे कम से कम आपको आश्चर्य होगा 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जो निरपराध है, जिन्होंने मच्छर भी नहीं मारा, वो जेल के अंदर बंद है। ठीक है सर, 125 कार्यकर्ताओं की कम से कम हत्या हो गई है। जी सर, ये जो 8 अक्टूबर को हुआ है, जिसे लेकर अब ये चिट्ठी भी जो लॉकेट चटर्जी जी ने लिखी है गृह मंत्री को, इसमें सारा बवाल, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वो केमिकल वाला पानी, जिसे राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये महज रंग वाला पानी था ताकि चिन्हित किया जा सके प्रदर्शनकारियों को, हुड़दंगियों को, और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें रसायन मिला हुआ है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? कैलाश जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? अच्छा, फोन कट गया है, संपर्क कट गया है हमारा, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बेहद गंभीर आरोप जो राज्य सरकार पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पहला बड़ा आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने यह लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में शूटर्स को बुला रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से, ताकि वो चुन चुनकर अपने विरोधियों का सफाया कर सके। ये बड़ा आरोप है जो कैलाश विजयवर्गीय ने अभी अभी एबीपी न्यूज पर बैठकर लगाया। दूसरा बड़ा आरोप वो ये लगा रहे हैं कि अभी तक राजनीति का अपराधीकरण था, लेकिन ममता राज में, पश्चिम बंगाल में जो नौकरशाही है उसका अपराधीकरण हो गया है। अच्छा, अब संपर्क जुड़ गया है। कैलाश जी, आवाज मिल रही है सर मेरी अब आपको? जी कैलाश जी, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि अभी जो ताजा विवाद की वजह बन रहा है वो पानी, जो रंग वाला पानी नजर आ रहा है, जिसे राज्य सरकार कह रही है इसमें कोई केमिकल नहीं था, ये सिर्फ रंग था ताकि प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि ये हुड़दंगी थे उन्हें चिन्हित किया जा सके, और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें रसायन मिला हुआ था। तो सर, इसका फैसला कैसे होगा कि आखिरकार क्या था? उस केमिकल की जांच करा लेते हैं, क्योंकि आखिर हमारे उपाध्यक्ष थे, वो बेहोश हुए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इचिंग हुई, बहुत सारे कार्यकर्ता चक्कर खा के गिर पड़े वहां पर। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कुछ मिलाया हो जिससे कार्यकर्ता बेहाल हो गए, बेढौल हो गए। और ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता राजू बनर्जी हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और बंगाल फुटबॉल में वो खेले हुए हैं, मतलब कार्यकर्ता हमारे बड़े दमदार हैं वो, और वो बेहोश हो गए थे वहाँ पर, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 24 घंटे बाद उनका डिस्चार्ज हुए। तो ऐसे तो कोई बेहोश होता नहीं। तो सर केमिकल रहा होगा तो जाहिर सी बात है, आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं केमिकल रहा होगा और स्किन पर पड़ा होगा तो उसके तो निशान भी होंगे, और आप कह रहे हैं केमिकल है तो वो रिएक्ट भी कर रहा होगा, तो इस तरीके से तो वो जख्मी हालत में कार्यकर्ता भी होंगे। क्या हम अपना रिपोर्टर, एबीपी न्यूज का रिपोर्टर भेजें आपके पास ताकि आप उस जख्मी कार्यकर्ताओं से मिला सके, उनकी तस्वीरें देश देख सके? जरूर 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 वीडियो बता देंगे हम आपको कि किस प्रकार की शाही फेंकी गई, शाही कलर का रंग फेंका गया। हमारे सांसद हैं ज्योतिर्मय महतो, वो हुए थे, हमारे शायद युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी उससे प्रभावित हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित सर ये लोग अभी भी अस्पतालों में हैं क्या?
नहीं, सब आ गए, सब 24 घंटे के अंदर सभी डिस्चार्ज हो गए थे। किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट अभी भी ले रहे हैं क्या ये लोग? लोग हॉस्पिटलाइजर हैं। नहीं, अब नहीं ले रहे, अब नहीं ले रहे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो इचिंग केमिकल वगैरह हुई इतना थी, खतरनाक नहीं था? नहाने के बाद उनको सब इतना खतरनाक नहीं था वो कि आदमी की जान चले जाए, पर वहाँ चक्कर खा के गिर पड़े लोग, बेहोश हो गए उस वक्त। अब पता नहीं उस केमिकल के अंदर कौन सी गैस होगी, क्या था, हमें पता नहीं उसका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दरअसल केमिकल को लेकर मैं बार बार सवाल इसलिए पूछ